हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण मैंने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण आपको पहले ही पढ़ा दिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें से आप देख लेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो में मैंने पूरा संज्ञा प्रकरण करवाया है, जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि क्या संज्ञाएं हैं और उनके बाद जो उच्चारण प्रयत्न हैं, उच्चारण स्थान हैं, तो उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण। ठीक है, तो संधि प्रकरण में पहला प्रकरण है अच संधि। इसमें 3 संधियां विशेष रूप से कही गई हैं कि अच संधि और हल संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। देखिए, अच संधि वो संधि है जो कि स्वरों की संधि है। स्वर जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी जो आपस में संधि होती है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। और जब आपस में व्यंजन वर्ण मिलते हैं तो व्यंजन वर्णों के मिलने की जो प्रक्रिया है और उनसे एक नया व्यंजन जो बनता है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको हम हल संधि कहते हैं, क्योंकि सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त एक संधि है जो कि विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में हम लोग विसर्ग के बारे में जानते हैं कि कैसे स, र आदि को विसर्ग होता है और विसर्ग को किस प्रकार से विकार आदि प्राप्त होते हैं, वो आदि कहाँ क्या हो जाता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो विसर्ग संधि का विषय होती हैं, क्योंकि वहाँ पर विसर्ग ही मुख्य होता है। तो इसीलिए आज उसमें हम संज्ञा प्रकरण के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ ये है जो कि सभी विश्वविद्यालयों की बीए की कक्षाओं में लगा हुआ है। और उसके साथ ही ये एक आधारभूत ग्रंथ है। इन्होंने कहा ही है कि पाणिनीय प्रवेशाय, यानी कि पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनका जो उद्देश्य ही है वो यही है कि पाणिनीय व्याकरण में बच्चों का प्रवेश कैसे हो सके। इसीलिए वैसे तो जो संस्कृत माध्यम के स्कूल हैं, तो संस्कृत माध्यम के स्कूलों में तो इसको प्रथमा से ही शुरू कर देते हैं, परंतु यहाँ पर जो हमारी बीए की पाठ्यक्रम की प्रणाली है उसमें चाहे वो सेमेस्टर हो या एनुअल हो, हालांकि अभी प्रायः करके सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है, तो फिर उसके अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी एक मुख्य ग्रंथ है जिसको छोड़ ही नहीं सकता है, कोई विश्वविद्यालय नहीं छोड़ सकता है। तो बीए की कक्षाओं में ये अनिवार्य रूप से है और इसकी सिद्धियां पूछी जाती हैं, इससे आने वाले सूत्र हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह उन विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो कि विश्वविद्यालय की परीक्षा देते हैं, वो भी संस्कृत विषय से। इसके साथ ही साथ ये जो टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन और जो भी इसके अतिरिक्त जैसे अन्य राज्यों में फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, तो ये भी कहा जाता है, तो उनमें भी इसका अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं जैसे बीएड वगैरह है, तो उनमें भी इनसे प्रश्न बनते हैं, चाहे आपने संस्कृत पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, यहाँ पर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसके साथ ही साथ जो मतलब कि यूजीसी नेट वगैरह देते हैं उनके भी पाठ्यक्रम में ये चीज़ जुड़ी है क्या कि एक तो महत्वपूर्ण संज्ञाएं दे रखी हैं और उसके साथ ही साथ आपको संधियों को भी जानना चाहिए। तो उनमें से जो प्रथम संधि है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने संज्ञा प्रकरण करवा दिया है लघु सिद्धांत कौमुदी का, और संज्ञा प्रकरण के बाद पहला प्रकरण आता है वो है अच संधि का प्रकरण। अच संधि माने स्वर संधि का प्रकरण। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो हम सूत्रों को पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ सिद्धियों को भी समझते चले जाएंगे। तो पहले मैं आपको एक सिद्धि के सूत्र कराऊंगा, फिर वहां पर समझाते हुए ही फिर पूरी सिद्धि भी समझाऊंगा कि कैसे वहां पर क्या हुआ है। तो आइए, इसका पहला जो सूत्र है उसको हम पढ़ते हैं। इसमें जैसे कि आप हिंदी में कह सकते हैं कि यण संधि क्या होती है, तो यहाँ पर शुरुआत तो यण संधि से ही की है उन्होंने। वरदराज जी ने पहला सूत्र जो पाणिनि जी का लिया है तो वो है इको यणचि। देखिए, अब देखिए ये है सूत्र।
और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि पहले सूत्र होता है फिर उसकी वृत्ति करते हैं, क्योंकि वृत्ति बहुत ही आवश्यक है। वृत्ति के बिना सूत्र का संपूर्ण अर्थ जो है उसका बोध नहीं होता है, इसीलिए ये वृत्ति परमावश्यक हो जाती है। तो देखिए क्या कहते हैं वृत्ति में कि इस इकाह स्थाने, इकाह स्थाने यण स्यादचि। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, इकाह स्थाने यण स्यादचि। अब कब होता है तो उसके बारे में और बताते हैं कि संहितायाम विषये, संहितायाम विषये। ठीक है, कब होता है तो बता रहे हैं कि संहितायाम विषय होता है, और इसके साथ ही सिद्धि को भी लेके चलते हैं। जो इनकी प्रक्रिया यही है कि जोड़ करके सिद्धि को लेके चलेंगे। सुधि उपास्य इति स्थिते, तो कहते हैं देखिए सुधि उपास्य इति स्थिते। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, अब इसको पहले समझेंगे। सूत्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सूत्र के द्वारा ही किसी भी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी गणित के जैसे ही सूत्र आदि चलते हैं, और वैसे ही जैसे कि कोई हम प्रश्न ले लेते हैं फिर उसको हल करते हैं, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ये देखिए आपने देखा होगा कि सुधि उपास्य जैसा एक प्रश्न ले लिया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं, सूत्र का अर्थ देखिए कि इको यणाची। अब इसमें तीन पद हैं, इस सूत्र में तीन पद हैं। एक तो है इकाह, फिर इसके बाद है यण और अचि, यानी कि इको यण होता है अच के योग में। इतना इन्होंने सूत्र में कह दिया। अब यहां पर देखिए कि ये वृत्ति में देखो पूरी बात को खोल के कह रहे हैं कि इक के स्थान पर, इकाह स्थाने यानी कि इक के स्थान पर यण माने यण प्रत्याहार का वर्ण होता है। इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण होता है। कब होता है तो उसके बारे में कहते हैं कि अचि, स्यात् माने होता है, और अचि माने अच के योग में। अच प्रत्याहार का वर्ण यदि बाद में आए तो उसके योग में क्या होता है, इक के स्थान पर यण होता है। ठीक है, अब कब होता है तो उसके लिए कहते हैं संहितायाम विषये, जब दोनों वर्णों में आपस में संहिता का विषय हो। यानी कि अब संहिता क्या होती है, तो जब क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने उसमें संज्ञा प्रकरण में बताया था कि परः सन्निकर्षः संहिता, जब दूसरे वर्ण के साथ बहुत ही अधिक घनिष्ठता का भाव हो, है ना, तो वहां पर संहिता होती है। इसीलिए ऋग्वेद आदि को संहिता कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अत्यंत जुड़े हुए रहते हैं, वो अलग नहीं रहते हैं, इसीलिए वहां पर संहिता उनको सबको कहा जाता है। तो देखिए संहितायाम विषये सुधि उपास्य इति स्थिते, शब्द दे दिया इन्होंने कि सुधि माने सुधि, यहां पर देखिए ई है बड़ी ई, जिसको दीर्घ ईकार भी कहेंगे, और इसके बाद आता है उ। अब इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि यहां पर जुड़ रहे हैं, है ना, तो इसके बाद कुछ आ नहीं रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसी स्थिति होने पर हम संधि करेंगे। अब इसके बारे में कि इक के स्थान पर यण होता है, ठीक है, इक के स्थान पर यण होता है अच के योग में। तो देखिए पहले तो यहाँ पर एक कंडीशन है या नहीं है इसका पहले देखेंगे। तो यहाँ पर ई, तो इक के वर्ण कौन है, तो देखिए इक वर्ण होते हैं ई, उ, री और री। ठीक है, ये है इक के वर्ण। अब इन इक के वर्णों को स्थान पर क्या होता है, यण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। ठीक है, यण प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं, य, व, र और ल। ठीक है, ये हैं यण प्रत्याहार के वर्ण, ए होते हैं। और कब होते हैं, अगर इक के बाद में कोई भी अच आता है तब। ठीक है, अच होते हैं, सभी स्वरों को हम
अच कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्वर हैं उनको हम अच कहेंगे। तो देखिए कि इक के स्थान पर क्या होगा, अगर अच उसके बाद में आता है तो यण होता है। अब जैसे सुधी उपास्य को ले लेंगे तो देखिए सुधी और उपास्य, तो देखिए यहां पर आया है ई। ठीक है, अब देखिए संस्कृत में छोटा ई बड़ा ई मायने नहीं रखता, उसको अलग भेद में बता देते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं ई, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके ही 3 भेद कर दिए हैं कि 1 मात्रा वाला, 2 मात्रा वाला और 3 मात्रा वाला, यानी कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के रूप में। तो इसका हो गया ई, यानी कि ई के बाद क्या आया है, ऊ आया है। अब देखिए ई क्या है, इक का वर्ण है, इक प्रत्याहार में ई आया हुआ है, तो यहां पर भी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और स्वर इसके बाद आया हुआ है, यानी कि अच आया हुआ है, तब यहां पर होगा। ठीक है, किसको होगा, इक को होगा। किसको होगा, यह इक को होगा। अब किसके स्थान पर होगा, ए भी इक है, ए भी इक है, तो किसके स्थान पर होगा, तो यही समझ नहीं आया, इसीलिए इन्होंने एक दूसरा भी सूत्र बनाया है, तो उसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। देखिए 1 मिनट, अब देखिए इसके बाद अगला सूत्र। पहले तो इसका एक बार एट ग्लैंस हम अर्थ देखेंगे कि इक के स्थान पर, इक के स्थान पर, इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण होता है अगर उसके बाद में कोई स्वर आए और वह संहिता का विषय हो तब। ठीक है, तो सुधी उपास्य को तो हम लिखा रहने देंगे, इसको लिखा रहने देंगे, इसके अलावा थोड़ा मिटा करके अगला सूत्र हम पढ़ेंगे जो कि इसमें प्रयोग होगा कि कब आएगा। तो देखिए इसके बारे में एक परिभाषा सूत्र आता है कि हमको समझ नहीं आ रहा है, यहां पे भी इक है, यहां पे भी इक है, कौन से इक के बारे में ऐसा होना चाहिए, तब बताते हैं कि तस्मिन् नीति, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब देखिए यानी तस्मिन् किसमें हो, तो उसके बारे में इस प्रकार से निर्दिष्ट हो तो उसके पूर्व के स्थान पर होता है। तो अब पूर्व के स्थान पर होता है, इसमें पूरी बात खुल नहीं रही है, इसलिए वृत्ति का सहारा लेते हैं। तो वृत्ति वरदराज जी कहते हैं कि सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण तो वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है, अब इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर सप्तमी के द्वारा सूत्र में अगर सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो कार्य निर्दिष्ट हो, विधान किया जाए जिसका, या बतलाया जाए कि ऐसा कार्य होना चाहिए इसके द्वारा, है ना, तो तब वहां पर वर्णांतरेण माने जो दोनों वर्णों में अव्यवहित पूर्व हो। ठीक है, अव्यवहित यानी कि जिसमें कोई व्यवधान ना हो,
तो उसमें से जो पूर्व होगा उसको समझना चाहिए। तो यहां पर देखिए इकाह स्थाने, यानी कि वहां पर जो इको यणचि पद आए हैं, तो इकाह है षष्ठ्यंत पद, यानी कि षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट कार्य कहा गया है। दूसरा आता है कि अचि, है ना, तो अचि वहां पर सप्तम्यंत है और यण प्रथमांत शब्द आया है, तो इसीलिए अचि के द्वारा निर्दिष्ट हो रहा है। यानी कि कब होगा, तो कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति का जब वो अचि पद आ रहा है, तो अचि पद बता रहा है कि जब स्वर होंगे, स्वरों के योग में, इस प्रकार से सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट हो रहा है। इस कारण से जो पूर्व होगा, अव्यवहित पूर्व, जिसके बीच में व्यवधान नहीं है, ऐसा पूर्व में जो है उसी को कार्य होता है। तो हम देखो यहाँ पे इनमें से दोनों में बीच में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर किसके स्थान पर होगा, तो पूर्व वाले के स्थान पर, यानी कि ई के स्थान पर होगा ये कार्य, इसने निर्दिष्ट कर दिया। अब यहाँ पर होगा ई होगा, तो ई के स्थान पर अगर हो रहा है तो य व र ल, ये चार दिए हैं, तो इनको चार को हम कैसे मिलाएंगे कि ई के स्थान पर कौन सा होना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि अब बताते हैं कि कब आएगा, किसके स्थान पर कौन आ सकता है ना, यानी कि ई के स्थान पर चार आ रहे हैं, तो आएगा तो एक के स्थान पर एक ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर जब एक के स्थान पर एक ही आ रहा है, तब हमको निर्देश करने के लिए इन्होंने एक और सूत्र बनाया है पाणिनि जी ने, तो उसको देखिए। इसके बाद आता है तो स्थानेंतरतम, इन्होंने सूत्र बनाया है, कहा है कि स्थान में जो अंतरतम हो, बहुत ही अधिक घनिष्ठ हो, अंदर का हो, है ना, तो ऐसा। तो यहां इसके बारे में बात करते हैं कि प्रसंगे सति, वृत्ति में कहा गया है प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। ठीक है, तो इसके बाद इसके साथ ही प्रक्रिया भी लिखते चल रहे हैं। वो क्या लिखा है वरदराज जी ने कि सुधय उपास्य, फिर इति जाते। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि इग के, अब देखो प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, यानी कि जो आदेश सदृशतम यानी कि बिल्कुल उसके समान होगा, तो उसको ही मतलब आदेश किया जाएगा वहां पर उसके स्थान पर। तो कहा है, अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि स्थान में, अब स्थान, उच्चारण, प्रयत्न, इनमें जो अंतरतम मिलता है, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध वाला मिलता है, उसका ही आदेश होता है। तो हम पहले तो क्या करते हैं, उच्चारण स्थान मिला लेते हैं। तो देखिए ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ई का उच्चारण स्थान है इचु यशानाम तालु। ठीक है, ई का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, अब तालु यहां पर इस समय किसका उच्चारण स्थान तालु है, तो देखिए य इचु यशानाम तालु, यहां पर या का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, और व का है वकारस्य दंतोष्ठम, इसका है दंतोष्ठ। ठीक है, और र का उच्चारण स्थान है, र का उच्चारण स्थान होगा ऋटुरषाणाम मूर्धा, और ल का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दंत। ऋतुलसानाम दंता, तो इस प्रकार से दंत उच्चारण स्थान। अब देखिए यहां पर इसका तालु है, तो यहां पर अगर देखेंगे कि किसका उच्चारण स्थान तालु है, तो य का मिल जा रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, देखिए कि सुधी उपास्य में जब सुधय फिर उपास्य, यानी कि ई के स्थान पर इन्होंने या कर दिया।
ठीक है, यानी कि सुधी का जो ई है इसके स्थान पर क्या आ रहा है, या आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका ई का उच्चारण स्थान और या का उच्चारण स्थान एक ही है, इसीलिए ई के स्थान पर या आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम कर देंगे सुधय उपास्य। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया कि सु पहले तो सुधी उपास्य, ठीक है, और इसको हो गया, क्या हो गया, सुधी के स्थान पर ई के स्थान पर या आ गया, तो ध य उपास्य। ठीक है, ए बन गया, है ना, सुधी उपास्य, और इसका बन गया सुधय उपास्य, शुद्ध पास्य। तो शुद्ध उपास्य ऐसे बन गया। अब यहां पर देखिए इसका ऐसे ही मिला देंगे तो क्या बन जाता है, एक मिनट, इसको पहले भी आगे तक लेके चलेंगे। तो इसके अब विकल्प में एक और बनता है इसका रूप, तो उसके लिए आता है एक सूत्र आता है, क्या आ रहा है कि अनचि च, अनचि च, तो इसकी वृत्ति करते हैं कि अचः परस्य यरो द्वे वा, यचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, सु ध ध य उपास्य, उपास्य इति जाते। ठीक है, तो अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि वो देखिए अनचि च, कि जब अनचि यानी कि न अचि, अच के योग में नहीं और, है ना, तो यहां पर पूरी बात समझ ही नहीं आ रही सूत्र में, इसलिए हम वृत्ति का सहारा लेते हैं। तो वृत्ति में क्या कहा है कि अचः परस्य, ठीक है, जो जो अच के पर में विद्यमान हो उसको, यानी कि अच के यानी कि स्वर के बाद में विद्यमान हो, बाद में स्थित हो, है ना, ऐसे यर प्रत्याहार के वर्ण को, ठीक है, क्या होता है, द्वे माने दो हो जाते हैं। कब, वा माने विकल्प से, मतलब होते भी हैं एक में नहीं भी होते हैं, स्तो माने होते हैं, और ना माने नहीं, तू अचि परंतु अच के योग में नहीं होते, अगर अच बाद में रहेगा तब नहीं होंगे। अब यर प्रत्याहार के वर्ण कौन है, तो ह को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी व्यंजन यर है, ह को छोड़ करके बाकी सभी व्यंजन क्या है, यर है। तो देखिए, तो अच यहां पर कौन है, उ, ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, तो उ के बाद में ध आया है। अब ध ह तो नहीं है, बाकी सभी व्यंजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध कैसा है, यर प्रत्याहार का वर्ण, यर प्रत्याहार का ये भी वर्ण है, ठीक है, परंतु अब इस या के बाद में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है। तो स्वर आने पर अच के योग में इस या को द्वित्व नहीं करते हैं, ठीक है, किसको द्वित्व करेंगे, कि ध को करेंगे, क्योंकि इसके बाद में स्वर नहीं है और इससे पहले स्वर आ रहा है, इसीलिए यहां पर क्या हो गया, एक में होगा और एक में नहीं होगा। तो इसका विकल्प रूप हम बनाते हैं, देखिए फिर क्या हो गया, इन्होंने यहां पर ये दे दिया है, क्या दे दिया वरदराज जी ने, कि सु ध ध य, ठीक है, फिर उपास्य, उपास्य, ठीक है, ये हो गया। अब उपास्य इस प्रकार से, यानी कि इन धा को द्वित्व हो गया, द्वित्व माने दो हो गए, एक से बढ़ के दो कर दिए इसमें, और एक में नहीं किए, एक में नहीं किए, तो
तो इसके बाद अब क्या करें, तो इसके बाद क्या करेंगे, तो इस बारे में एक आता है सूत्र, अगला आता है। अब पहले इसको एक बार इसका अर्थ देख लीजिए कि अच के बाद में आने वाले यर को, ठीक है, अच के बाद में आने वाले यर को द्वित्व होता है, मतलब दो हो जाते हैं विकल्प से, ठीक है, परंतु अच अगर पर में हो तब नहीं होते, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना समझ लीजिए। अब अगला सूत्र देखिए, तो अब क्या होता है कि ये जो है, ठीक है, तो ये सूत्र करता क्या है, तो देखिए कहते हैं यहां पर इन्होंने स्पष्टम कह दिया। क्यों कह दिया भाई, स्पष्टम कहने की क्या जरूरत थी, तो स्पष्टम इसलिए कहा क्योंकि सूत्र ही अपना पूरा अर्थ बता रहा है। तो देखिए कि झलाम जस झसी, अगर झल के बाद में, झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद में, तो झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि झल में आते हैं, देखिए ह य व र ल, ठीक है, ह य व र लण यम गणनम, फिर यानी कि ह य व र ल, और पंचम जो वर्ण हैं इनको छोड़ करके बाकी सभी व्यंजन ह य व र ल और जो पंचम वर्ण है यम गण न, ठीक है, इनको छोड़ करके बाकी सभी व्यंजन कोई से भी आ जाए तो वे सभी क्या है, झल है। उनके बाद में अगर झस प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है, यानी कि वर्गों में जो कौन है, वर्गों में जो द्वितीय और चतुर्थ, प्रथम और द्वितीय हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी, जैसे कि क ख को छोड़ करके उसके बाद कौन बचे हैं, तीसरा चौथा बचा है ना, तो वो तीसरा चौथा यानी कि ग और घ, हाँ, ऐसे ही च छ छोड़ करके बाकी पीछे वाला बिल्कुल लास्ट वाला यहाँ छोड़ करके बाकी कौन सा आता है, ज और झ, ठीक है। तो इनके बाद में रहने पर तब क्या होता है, उनको जस हो जाता है। ए वैसे तो व्यंजन संधि का सूत्र है, ठीक है, क्योंकि व्यंजन की संधि कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जरूरत है। तो जरूरत पे अगर नहीं बताएंगे तो कैसे समझ में आएगा, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने व्यंजन संधि का सूत्र भी यहाँ पर रखा है। तो देखिए क्या हो रहा है कि एक धकार किस में आता है, झल में भी आता है, झस में भी आता है, ठीक है। तो फिर दोनों धकार ही हैं, इसके बाद यह आता है, तो यह किसमें है, यह जो है वो ना तो झल में है ना झस में है, ठीक है, तो ये अलग ही है, इसीलिए ध के बाद ध आया है, यहीं पे इसकी दाल गल रही है, सूत्र वहीं पे काम कर रहा है। तो देखिए ध के बाद ध आया है, इसीलिए तो और यहां पर भी वैसी ही बात है कि इस ध के स्थान पर हो जस या इस ध के स्थान पर हो जस, तब बताते हैं कि यहां पर भी वही परिभाषा काम करेगी जो आपने पहले पढ़ रखी है। कौन सी, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी कि इस सप्तमी के द्वारा जो निर्दिष्ट कार्य हो रहा है तो वहां पर पूर्व के स्थान पर होता है। तो पूर्व के स्थान पर यानी कि इस ध के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। तो जस प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं, ज ब ग ड और द, ठीक है, यानी कि इनके स्थान पर अब ध से मिलाएंगे तो कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर ध से मिलाएंगे तो फिर से वही
करेंगे स्थानांतरतम वाला प्रकरण कि उसके हिसाब से हम मान लेंगे कि ध के स्थान पर कौन सा आएगा कि ये कौन से वर्ग का है। पहले तो यही देख लेते हैं। तो तवर्ग में आता है ध, त थ द ध। तो वैसे ही उसी वर्ग का ये भी है, यानी कि इनका उच्चारण स्थान समान होगा। साफ साफ सीधी साधारण सबसे साधारण तरीका यही है। इसके बाद ये च वर्ग का है तो इचु यशानाम तालु इसका होगा। और ध का क्या बताया है कि तवर्ग का होगा ऋ तुलसानाम दंता, यानी कि दंत होगा। ठीक है, अब इसका भी दंत है। और इसका क्या होगा, ब ओष्ठ होगा, इसका कंठ होगा, और इसका ड का ट ठ ड यानी कि मूर्धा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका ही दंत दंत मिल रहा है, तो हम इसके स्थान पर पूर्व ध के स्थान पर द कर देते हैं। यही सूत्र कहता है कि इस सूत्र में ही स्पष्ट है कि पूर्व धकार के स्थान पर दकार करना चाहिए। यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है तो ये इसमें पूर्व धकार के स्थान पर दकार करना है, यानी कि झल के स्थान पर क्या होगा, जस होगा, झस के योग में। तो यहाँ पर हमने तस्मिन् रीते निर्दिष्टे पूर्वस्य की भी सहायता ली, स्थानांतरतम सूत्र की भी सहायता ली और हमने किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दकार हो जाएगा। और इसका रूप बन गया सु द ध य और उपास्य। ठीक है, अब ये बन जाता है। ठीक है, तो ये बनने पर इसके बाद एक सूत्र आता है। क्या आता है तो देखो, संयोगांतस्य लोपः। ठीक है, सूत्र तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि संयोगांत जो पद उसका लोप हो, सीधे सीधे वो यही कह रहा है। तो इसके वृत्ति में इसका सीधे सीधे बढ़िया जो अर्थ होना चाहिए इसका, वो बताते हैं कि संयोगांतम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। ठीक है, यानी कि जो संयोगांत पद है, ठीक है, संयोगांत जो पद है उसके अंत का मतलब उसके अंतिम वर्ण का लोपः माने लोप होता है। संयोगांत से लोपः क्या कह रहा है कि संयोगांत पद जो है उसके अंतिम वर्ण का लोप होता है। परंतु आप देख रहे हो कि यहाँ पे अंत की तो बात नहीं कही गई। यहाँ पे क्या कहा है, संयोगांत यानी कि संयोग जिसके अंत में हो ऐसे पद का लोप होना चाहिए। ये आपने कैसे जाना, तो इसके लिए एक सूत्र बनाते हैं, है ना। तो उसको देखेंगे। पहले तो यहाँ पर संयोग को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में बताते हैं। तो संयोग होता क्या है, तो संयोग कब होता है कि हलोनंतरः संयोगः, जब हल वर्ण जो हैं वो लगातार आते हैं, मतलब कि उनके बीच में अच नहीं आता है, यानी कि कोई स्वर नहीं होता है, तब हम व्यंजन वर्णों के लगातार आने पर संयोग कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ध या इनके बीच में वहां पे कोई भी नहीं है, तो इसीलिए संयोग हो गया। दूसरा यहाँ पे ध ध य ये आ रहे हैं, द ध य लगातार, इनमें कोई भी स्वर नहीं आ रहा है बीच में, इसीलिए ये संयोग हो गया। और संयोग जिसके अंत में जुड़ा हो ऐसा पद संयोगांत पद होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये संयोगांत की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में कौन सी परिभाषा, इसके बारे में परिभाषा एक है, तो उस परिभाषा के बारे में बात करते हैं। अलोन्त्यस्य, अब देखिए इन्होंने सूत्र कह दिया, जैसे आपने सप्तमी निर्दिष्ट वाला पद सूत्र पढ़ा है, तो यहां पर षष्ठी वाला है,
कि अलो माने अलवर्ण, अंत्यस्य जो अंतिम हो उसको ही हो। तो इसकी पूरी बात कहते हैं कि षष्ठी निर्दिष्टो षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्याल आदेशः स्यात्। इति यलोपे प्राप्ते, इति यलोपे प्राप्ते। तो अब देखो यहां पर क्या कहा है कि जो संयोगांतस्य लोपः सूत्र कह रहा है तो वह वहां पर संयोगांत पद का पूरे का लोप कर रहा है। तो वहां पर संयोगांतस्य ये पद इस पद के द्वारा निर्दिष्ट कार्य बताया गया। तो संयोगांतस्य पद कैसा है? षष्ठ्यंत पद है, यानी कि उसमें देखो से लगा हुआ है। तो संयोगांतस्य के द्वारा निर्दिष्ट होने के कारण कार्य ये कहते हैं कि षष्ठी निर्दिष्टो, माने अगर कोई भी कार्य षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट बताया जाता है सूत्रों में तो वह अंतिम अल के लिए होगा, ना कि पूरे के लिए। तो जो संयोगांत से लोप है ऐसे ही पूरे का लोप कर रहा था, तो इसको परिभाषा में कहा कि अरे नहीं नहीं रुको, जो संयोगांत पद के अंतिम वर्ण है तो उस अंतिम वर्ण को ही अल माने कोई भी वर्ण, तो उस अंतिम वर्ण को ही लोप होता है। तो इस प्रकार से संयोगांत से लोप सूत्र से अनोन्त्यस्य की सहायता से यकार को लोप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो लोप प्राप्त होने पर एक वार्तिक आ जाता है। वार्तिक क्या है कि यणः प्रतिषेधो, यणः प्रतिषेधो वाच्य। ठीक है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि यणः प्रतिषेधो वाच्य, यानी कि यण प्रत्याहार के वर्ण को अगर यहां पर संयोगांतस्य के द्वारा जो लोप कहा गया है, संयोगांतस्य लोपः से जहां भी लोप कहा जाता है वहां पर यण प्रत्याहार के वर्ण का लोप नहीं होता है। देखिए इसमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि सब सूत्रों के लिए नहीं कह दिया है कि सब सूत्रों में यण प्रत्याहार के वर्णों का लोप नहीं हो सकता है ना, या सब जगह नहीं हो सकता है ना। सिर्फ यहां पर बताया है कि जब संयोगांतस्य लोपः सूत्र से जो लोप हो रहा है वह लोप यण प्रत्याहार के वर्ण को नहीं होता है। ये सूत्र कह रहा है कि सीधे सीधे एक बार फिर से अर्थ को समझिए कि संयोगांतस्य लोपः सूत्र के द्वारा होने वाला जो लोप है वह लोप यण प्रत्याहार के वर्ण को नहीं होता है, यानी कि इस प्रकार से या को जो है वो लोप नहीं होता है। तो या को जब लोप नहीं हुआ तो जब इसने निषेध कर दिया फिर आगे कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। अब आपको सीधे क्या करना है, मिला देना है इनको। ठीक है, तो मिला के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध्युपास्यः। ठीक है, ये बन जाएगा शुद्ध्युपास्यः। एक तो शुद्ध्युपास्यः बन गया। अब एक दूसरा जिसमें द्वित्व नहीं हुआ है ना, तो ये इसका तो ऐसे ही बन जाएगा शुद्ध्यु ठीक है, तो इसके दो रूप बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो शुद्ध्युपास्य है, एक तो ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। ठीक है, इनका अभ्यास करिए। मैं आपको अगली वीडियो में इसकी जो प्रक्रिया है, मतलब कि उसको कैसे लिखना चाहिए, वो लिखने की प्रक्रिया मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ आप अगला एक मैं आपको और वर्क दे रहा हूं, इसको आप करिएगा कि मध्वरी ये सिद्ध करना है। इसका जो संधि विच्छेद है वो है
मधु और अरिहि। ठीक है, इसको आप करेंगे, ये भी इसी संधि का है, आप लोग इसको करिए। मैं अगले वीडियो में आपको शुद्ध्युपास्य की जो सिद्धि की प्रक्रिया है उसको कैसे लिखते हैं वो आपको लिखना बताऊंगा। ठीक है, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें, जिससे कि जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वैसे भी व्याकरण एक कठिन विषय है। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे आप अगर लगातार इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा, और यहीं से शुरुआत होती है। ये तो सीधा कोई भी उठा के पूछ देता है कि संस्कृत वालों से कुछ भी नहीं पूछेंगे तो शुद्ध्युपास्य तो पूछ ही लेंगे, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, और मैं आपको लगभग लघु सिद्धांत का हर प्रकरण करवाऊंगा, धीरे धीरे करवाऊंगा, तो आप इसको पहले सिद्ध करिए। ठीक है, धन्यवाद।